कुछ घटनाएं हैं जिनकी सालगिरह मनाई नहीं जानी चाहिए, और हम ऐसी एक सालगिरह पे बैठे हुए हैं। हमारे दोस्त खालिद सैफी 3 साल से जेल में हैं, बिना किसी कसूर के, बिना किसी एविडेंस के। खालिद को मैं कोई 10 साल से जानता हूं, और बिना संकोच के, खुल के, एक बार नहीं, हर जगह कहने को तैयार हूं कि खालिद सैफी उन हिंदुस्तानियों में से हैं जिन पे इस देश को गर्व करना चाहिए। खालिद सैफी उन नेताओं में से हैं जो सिर्फ एक समुदाय के नहीं, इस देश के भविष्य के नेताओं को जब मैं देखता हूं, मैं खालिद सैफी को देखता हूं। इस देश के थिंकर्स और इस देश का विजन बनाने वालों को देखता हूं तो उमर खालिद को देखता हूं, और ये दोनों आज जेल में बंद हैं। जैसा मैंने कहा, मैं कोई 10 साल पहले से जानता हूं खालिद को। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम एक साथ खड़े हुए। उसके बाद जब यूनाइटेड अगेंस्ट हेट बना तो उस वक्त जो लिंचिंग के केसेस हो रहे थे, जगह जगह पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसकी लड़ाई में खालिद खड़े हुए, हम जैसे लोग भी साथ में जुड़े। और फिर जब सीए आया तो उसके खिलाफ खड़े होकर देश में एक डेमोक्रेटिक तरीके से और संविधान के दायरे में रहते हुए किस तरह से बतौर नागरिक हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें, उसके बारे में जिन लोगों की सबसे ज्यादा चिंता थी, उनमें से खालिद सैफी एक थे। मुझे याद है 19 दिसंबर जब दिल्ली में पहली बार बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, दिल्ली में, देश के अलग अलग इलाकों में हुआ था। हम सब लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई थी, और संयोग ये था कि मैं, खालिद और नरगिस भी, हम तीनों एक ही जगह पे बंद हुए थे। और तब मैंने पहली बार नरगिस को नारे लगाते हुए सुना था, और मुझे लगा कि देखो, जब तक इस तरह के लोग इस देश में हैं जो इस हिम्मत से, इस शिद्दत से, इस ईमानदारी से अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो इस देश में उम्मीद है। शाहीन बाग शुरू हुए, खालिद उसमें भी इन्वॉल्व थे, और जब उनके पड़ोस में खजूरी खास के जो इलाके के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसमें खालिद इन्वॉल्व थे। मुझे बुलाया, मैं शायद 3-4 बार वहां गया, बोला, और मुझे याद है खालिद की चिंता क्या रहती थी कि योगेन जी, ये मर्द लोग ज्यादा घुस जाते हैं इसके अंदर, और ये आगे घुसेंगे ना कोई गड़बड़ कर देंगे, इसलिए ये इंश्योर करना है कि सिर्फ औरतें आगे रहें, कायदे से रहें, डिसिप्लिन रहे, किसी किस्म की कोई गलत चीज होने की गुंजाइश ही नहीं छोड़नी हमें। खालिद की चिंता ये रहती थी कि 26 जनवरी आने वाला है, हमें देशभक्ति के गीत बजाने हैं, योगेन जी आप कहीं से रिकॉर्डिंग करवा के भेज दीजिए। खालिद की चिंता रहती थी कि इस देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसकी अवमानना किसी किस्म की ना हो। और जब दिल्ली में दंगा शुरू हुआ 24 तारीख को, और 25 को हम लोग इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में मिले, तो सबने खालिद की जिम्मेवारी लगाई कि खालिद, कहीं से भी कोई डिस्ट्रेस कॉल आता है
उस परिवार को रेस्क्यू करना, चाहे जिसका हो, जिस मजहब का हो, जो इंसान हो। हम एक हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं, जिसका कॉल आता है वहां तक जल्द से जल्द हम रेस्क्यू करने की कोई वैन भिजवाएंगे। ये जिम्मेवारी खालिद ने ली। और पता लगा कि अगले दिन वही खालिद उसको, और जब हमें लगा कि एक दो जगह पे दिल्ली में, शाहीन बाग, दिल्ली में जो अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहे थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कहीं एक आधी जगह गड़बड़ होने की गुंजाइश है, कोई ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, कुछ उटपटांग हरकत ना हो जाए, तो हम सबसे पहले खालिद के बारे में सोचते थे, अच्छा खालिद भाई को वहां भेजेंगे, वो मना पुचकार के कहेंगे कि देखो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इतना शांति प्रिय व्यक्ति, वो जिसपे सब जिम्मेवारी समझते थे कि हाँ ये व्यक्ति होगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गलत बात नहीं होगी, कोई गैर कानूनी हरकत नहीं होगी, सब कुछ प्रोटेस्ट जिस तरीके से हम करना चाहते हैं वैसा होगा। उस खालिद को ये दिल्ली के दंगे करवाने का कॉन्स्पिरेटर बताते हैं। इससे वाहियात मजाक कोई हो नहीं सकता। उस खालिद को इन्होंने पकड़ा। नरगिस बहन कह रही थी और मान रही थी कि सबको पता होगा। कैसे पकड़ा? उसकी सच्चाई पता होनी चाहिए। पुलिस ने बोला और खालिद घर से उठे, वहां पे गए उस प्रोटेस्ट के अंदर, और उसकी फुटेज है कि वो आदमी बिना किसी हाथ में कोई चीज लिए चुपचाप से आराम से जा रहा है। वहां सामने पुलिस है, वो पैदल जा रहा है, उसकी फुटेज है। और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है। और 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद उस आदमी के पांव टूटे हुए हैं, उसकी उंगली टूटी हुई है। क्या हुआ? हर कोई जानता है क्या हुआ। पुलिस थाने में ले जाके वहशी तरीके से उस खालिद पे हमला किया गया। 10-10 पुलिस वाले एक आदमी पे थे। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खालिद के मुंह से सुनी है ये सब बातें, किसी इधर उधर की बातों पे नहीं कह रहा मैं। गिरफ्तार होने के शायद 7-8 दिन के अंदर मैं गया जेल में। तब तक कोरोना शुरू नहीं हुआ था, इसलिए पाबंदी नहीं थी, जाना अलाउड था। मैंने खालिद से पूछा क्या हुआ? पांव में तुम्हारे प्लास्टर है, उंगली तुम्हारी दोनों बंधी हुई है, क्या हुआ? खालिद ने पूरा बताया किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उस पर असॉल्ट किया। कुछ बातें जो मैं यहां बता नहीं सकता वो सब बताएं खालिद। ये संविधान की शपथ लेके आता है ये लोग। और उसके बाद जो हुआ है वो इस देश की न्याय व्यवस्था के साथ मजाक है। खालिद पे केस लगाए गए और बाद में एज एन आफ्टर थॉट उस पे यूएपीए लगाया गया। और जैसा शुरू में बताया गया, तमाम मुकदमे खारिज हो गए। किसी में कुछ दाई नहीं, जमदम नहीं था, सब बातें झूठ थी, सबका झूठ एकदम साबित हो गया। और कोर्ट ने इतनी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस की हैं उस मामले पे, ये बताते हुए कि कितनी झूठ आप बता रहे हैं। वो सब ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की रिकॉर्डेड है। लेकिन यूएपीए जब सब फेल हो जाए तो यूएपीए, आपका झूठ पकड़ा गया कोर्ट के अंदर, कोई बात नहीं, यूएपीए। इनकी 2 एफआईआर क्लैश करती हैं। एक एफआईआर में एक बात कही है, दूसरी एफआईआर में उल्टी बात कही है, वो क्लैश कर रही है। लेकिन यूएपीए वही गवाह एक मामले में एक गवाही दे रहा है, दूसरे मामले में दूसरी गवाही दे रहा है खालिद के केस में। लेकिन यूएपीए मतलब सारा झूठ साबित हो चुका है। लेकिन यूएपीए नामक एक चीज है जिसके तहत उनको जमानत नहीं मिल सकती। सारी बात झूठ साबित होने के बावजूद वो आदमी आज जेल में बंद है। और ये जो यूएपीए लगाई गई है उसके बारे में हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। मैं चाहता हूं हम सब लोग इस रिपोर्ट को पढ़ें। ये रिपोर्ट इस देश के बहुत एमिनेंट लोगों ने लिखी है, अनसर्टेन जस्टिस करके, जिसको जस्टिस मदर लोकुर इसके चेयरपर्सन थे उस सिटीजन्स कमेटी के, जस्टिस एपी शाह, जस्टिस आरएस सोढी, जस्टिस अंजना प्रकाश और जीके पिल्लई जो कि फॉर्मर होम सेक्रेटरी। इन सब लोगों ने मिलकर वो रिपोर्ट लिखी है। उसमें एक चैप्टर है सिर्फ इस सवाल पे कि ये यूएपीए इन लोगों पे क्या लगाया गया।
मैं पूरा जिसमें उन्होंने खालिद के केस को पर्टिकुलरली हाईलाइट किया है और बताया है कि देखिए मतलब हद की बात है, कोर्ट में साबित हो चुका है कि ये बातें झूठ हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी अंदर है क्योंकि एक दूसरा केस है उसके अंदर आपने लगा रखा है एग्जैक्टली वही, बस आपने कॉन्स्पिरेसी का एक एक्स्ट्रा एंगल लगा रखा है। और जैसा इस रिपोर्ट पे चर्चा के दौरान रेबेका जॉन ने कहा कि ये जो FIR 59 जो कि कॉन्स्पिरेसी केस लगाया गया है ताकि सब कुछ झूठ साबित होने के बावजूद भी इन लोगों को जेल में रखा जा सके। शी सेड इट्स ए फेरी टेल, ये बिल्कुल एक कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, मजेदार कहानी है, खौफनाक कहानी है, इस कहानी का कोई सर पैर नहीं है। लेकिन बस, और चूंकि कहानी का झूठ कब साबित होगा? जब ट्रायल होगा। ट्रायल कब होगी? जब पुलिस सारे अपनी चार्जशीट फाइल कर देगी। सारे चार्जशीट कब फाइल होंगे? जब सारे एक्यूज्ड के खिलाफ जो 180 दिन का पीरियड है वो पूरा हो जाएगा। वो कब होगा? जब आखिरी एक्यूज को पकड़ लिया जाएगा। आखिरी एक्यूज को कब पकड़ा जाएगा? जब दिल्ली पुलिस की मर्जी होगी। हर 6-8 महीने में एक को पकड़ देते हैं, फिर 6 महीने ट्रायल नहीं हो रहा। तो इससे भद्दा मजाक न्याय के साथ क्या हो सकता है इस देश में? ये कमेटी कहती है, वी फाइंड, और बहुत मेजर्ड लोग हैं, जैसा आप जानते हैं जस्टिस लोकुर वगैरह बहुत ही एक शब्द ध्यान से लिखने वाले लोग हैं। We find that the substratum of the prosecution case, that is the allegation of an overarching premeditated conspiracy, is based on grossly belated statements which are inherently unreliable in law. बार बार ये दिखाते हैं कि जो गवाह है वो गवाह कहता है कि हां मैं इस आदमी को पहचानता था, और गवाही बता कब रहे हैं पुलिस को? 4 महीने बाद। Belated statements. Other features of the investigation, such as identical disclosure statements. 3-3, 4-4 लोग इंडिपेंडेंट पुलिस को स्टेटमेंट दे रहे हैं और कॉमा फुल स्टॉप सहित स्टेटमेंट एग्जैक्टली वही है जो कि वर्बेटिम रिकॉर्ड होना है। कॉमा फुल स्टॉप उसमें वही है। Inconsistencies between investigations in FIR 59 and IPC FIRs, and the non-examination of crucial witnesses only strengthens the suspicion of fabrication. हिंदी में फैब्रिकेशन को कहते हैं जालसाजी। ये जालसाजी है सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को आप जेल में बंद करके रख सकें, सिर्फ इसलिए कि आपका झूठ और आपकी बदमाशी दुनिया के सामने जाहिर ना हो, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ लोगों पे ही नहीं पूरे एक समुदाय पे उंगली उठा के रख सकें, पूरे एक समुदाय को निशाना बना के रख सकें। इसलिए सब कुछ किया गया है। और हमारी क्या स्थिति हो गई है, क्या क्या हुआ है। नरगिस ने कुछ बातें बताई, इनके तीनों बच्चे भी आते, वो बोलते, आपको पता लगता क्या होता है उस परिवार के साथ जिसके पिता को, जिस परिवार के सदस्य को इस तरह से जेल में बंद करके रखा जाता है। किस तरह से इन लोगों ने अपने दिन काटे हैं। जब ईद आती है तब क्या होता है, जब न्यू ईयर आता है तो क्या होता है, जानना चाहिए, पूछना चाहिए कभी इस देश को ऐसे लोगों से। और आज हम भी कहते हैं, नरगिस भी यहां आके कहती हैं, बस बेल मिल जाए। आपको दोष नहीं देता, मेरी भी इच्छा यही है कि किसी तरह बेल मिल जाए, चलो टंटा तो कटे। लेकिन क्या ये न्याय है बेल मिल जाए? अरे न्याय उस दिन होगा जिस दिन ये झूठा केस खारिज होगा। न्याय उस दिन होगा जिस दिन इस झूठा केस बनाने वालों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। न्याय उस दिन होगा जब इन 10-12 वैशी लोगों ने, जिन्होंने दिल्ली के पुलिस स्टेशन के अंदर खालिद सैफी पे हमला किया, जिस दिन उन पे मुकदमा चलेगा, उस दिन न्याय होगा। वो दिन दूर है, अभी नहीं आएगा, लेकिन हम वो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हम वो कोशिश नहीं छोड़ेंगे। बस आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक पंक्ति जो हमें याद रखनी चाहिए, जो हमें भूलना नहीं चाहिए।
आमिर अजीज ने जो कहा था, सब याद रखा जाएगा। तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, हो हमारे खून से ही सही, सच लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।